जय हिंद। तो कल अपन लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, है ना? तो उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन था अपना, इफ ए बी इक्वल टू में 0, कॉमा बी सी इक्वल टू में आई। 0 मतलब ओ है ना, बी सी इक्वल टू में आई, देन प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में आई। अपन को प्रूफ करना, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए ओ, ये गिवन है। और दूसरी चीज गिवन है बी सी इक्वल टू आई। अगर बी सी इक्वल टू आई है तो सी बी भी आई आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यूनिट मैट्रिक्स अगर कभी आ रहा हो, है ना, अगर दो मैट्रिक्स का इनटू यूनिट मैट्रिक्स आ रहा हो तो इट मीन सी बी भी आपका यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। दोनों को एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब यूनिट मैट्रिक्स हो, तब उस केस में, ठीक है ना? अब इसके बाद देखेंगे अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे। अपन ये सोचेंगे यार, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था इधर कि ये ए बी है, तो अगर काश में यहाँ पे ए का बोथ दी साइड इनटू कर दूं तो ये ए आई हो जाएगा। मैंने ये दिमाग लगाया यहाँ पे कि ए बी है, काश में इधर भी ए का इनटू कर दूं तो ये ए बी बन जाएगा, जो कि इधर जो दिया हुआ था अपन को, है ना? तो अब ए बी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, ओ है। तो ए बी की वैल्यू जो है वो ओ हो गई। तो ओ इंटू सी इक्वल टू में ए आई मतलब ए होता है, अपन लोग जानते ही है। और ओ का जब अपन लोग सी में इंटू करेंगे तो ऑब्वियसली ओ आएगा। ओ मतलब जीरो, ओ मतलब क्या, जीरो। वॉइस को म्यूट कर दिया करो यार भाई, बार बार बोलना पड़ता है। वो नहीं क्यों करते हो, ठीक है? तो ए बी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, ओ है। तो ओ इंटू सी कितना हो गया हमारा, ओ हो गया। मतलब ए की वैल्यू हमें ओ मिल गई, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मेरे को सॉल्व करना है। और ए की जो वैल्यू है ना वो आई अपनी ओ, तो ओ प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में ओ प्लस सी का होल स्क्वायर। ओ मतलब जीरो, ओ का आप किसी में भी ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना? और बी और सी जो है ना यहाँ पे कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है, क्योंकि बी सी इक्वल टू में आई है तो मैंने बोल दिया था कि सी बी भी आई होगा। तो बी और सी क्या है, कम्यूट कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों कम्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स है ना इन दोनों का इनटू। बी सी आई है तो सी बी भी आई होता ही होता है 100%। तो मैंने इसको पढ़ाया था कि जब ये कम्यूट कर रहे हो तो अपन लोग इसको बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कल ही लगवाया था मैंने, ए बी की होल पावर एन इक्वल टू में क्या, ए की पावर एन बी की पावर एन। लेकिन कब, जब ए और बी क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पे बी सी आई है तो सी बी तो आई हो गई होगा, तो ये कम्यूट कर ही रहे हैं, 100% करेंगे। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बी सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और बीसी की जो वैल्यू दी है मेरे को क्वेश्चन में वो कितनी दी है, आई। और आई का स्क्वायर कितना होता है, आई। तो देख सकते हो ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो इक्वल टू में आई प्रूफ करना था और मेरा आंसर आई आ गया। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। थोड़ा लिखा रहने दो सर, ये वाला इतना ही। इस साइड वाले में लिख हाँ दो, साइड में लिख दो सर, इधर का लिखा रहने दो। हाँ, हाँ लिखा हाँ रहने ठीक दे है। रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, तब तक तुम लोग कर लो। लेट कैपिटल ए इक्वल टू में 1 2 3 4 एंड कैपिटल बी इक्वल टू में ए बी सी डी। डीपीएस सॉल्व कर ली मैट्रिक्स की, डीपीएस 1। क्यों? अब वही तो करनी है सर, आपने बताया नहीं कहाँ से कितनी करनी है। मैंने बोला नहीं था डीपीएस 1 कर लेना, क्लास में जो बोल दिया था मैंने। और शीट लगा ली डिटरमिनेंट की, चलो वो छोड़ो। चलो मैट्रिक्स की डीपीएस छोड़ो, डिटरमिनेंट की शीट लगा ली। दे आर कम्यूटेटिव and C does not equal to 3B, then find A minus B upon में 3B minus C.
ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। देखें, तो यहाँ पर उसने बोल दिया कि ए और बी जो है ना वो कम्यूटेटिव है। इट मीन्स ए बी इक्वल टू में हम बी ए लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो निकाल लेते हैं ए बी, यानी 1 2 3 4, और बी कितना है अपना ए बी सी डी। इधर निकालना है हमें बी ए, कम्यूट कर रहे हैं इसलिए मैं ए बी इक्वल टू बी ए लिख दूंगा भाई, ये तो थ्योरी होती है उसकी की। ए बी सी डी ये बी हो गया, और ए कितना है अपना 1 2 3 4। बस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का ए में किया ए, और 2 का सी में करेंगे तो 2 सी, है ना। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो 1 का बी में करेंगे बी, और 2 का डी में करेंगे तो 2 डी। ये फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हो गया। अब बारी है सेकंड रो की, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 3 का ए में करेंगे 3a, और 4 का सी में करेंगे तो 4c, ठीक है ना। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 3b और प्लस कितना भाई 4d, इक्वल टू में इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो a प्लस 3b, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो 2a प्लस 4b, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो c प्लस 3d, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 2c प्लस 4d, ठीक है। अब कर लेंगे हम कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो a प्लस 2c इक्वल टू में हो जाएगा a प्लस 3d, a से a गया। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर मुझे रेशियो निकालना है a माइनस डी और 3b माइनस सी का। तो एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू किसी एक के टर्म में निकाल लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबकी वैल्यू d के टर्म्स में निकाल लेता हूँ, सबको d में निकाल लेते हैं। तो c की वैल्यू d के टर्म्स में निकाल लेते हैं, ताकि ऊपर भी d बने और नीचे भी d बने, है ना। तो पहली वैल्यू हो गई मेरी c की d के टर्म्स में, c की आ गई d के टर्म्स में, b की भी d के टर्म्स में निकाल लेते हैं और a की भी d के टर्म्स में, ताकि ऊपर से d कॉमन, नीचे से d कॉमन, d से d कैंसिल आउट। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे अपन को ए बी सी डी की सेपरेटली वैल्यू मिलने वाली। तो फिर जब सेपरेटली वैल्यू नहीं मिल रही हो तो अपन लोग किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो सारी वैल्यूज। जब कोई एक वेरिएबल ही बचेगा तो वो वेरिएबल कॉमन आके निपट जाएगा। तो देखो कैसे, ये हो गया। अब सेकंड वाला कंपेयर करेंगे सेकंड वाले के, तो b प्लस 2d इक्वल टू में हो जाएगा भाई 2a प्लस 4b, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो डबल डबल वेरिएबल है। अभी इसको रोको, होल्ड करते हैं इसको मैं भी होल्ड पे पटक रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है ना। इसको होल्ड पे पटकते हैं, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहां पे रोक दो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही वेरिएबल है और मैं कम भी नहीं कर पा रहा हूँ। ए भी है, बी भी है और डी भी है। दो होते निपट लेते, 3 वेरिएबल है, इसलिए रोको थोड़ा सा जरा। और बी की या किसी की वैल्यू भी नहीं पता मेरे को यहाँ पे, है ना तो ए की पता है ना बी की पता है वैल्यू, तो इसलिए होल्ड करा है मैंने इसको। अब इधर आते हैं अपन, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो 3a प्लस 4c इक्वल टू में हो जाएगा c प्लस 3d। यहाँ पे वैल्यूज पता है, यहाँ पे मेरे को वैल्यूज पता है, लेकिन यहाँ पर भी वेरिएबल कितने हैं भाई, 3 वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे मुझे c की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे मैं कुछ कमाल धमाल दिखा सकता हूँ, है ना। तो 3a इक्वल टू में ये 4c प्लस का उधर जाके माइनस का, तो c माइनस 4c हो जाएगा माइनस 3c प्लस 3d। तो क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि 3 कॉमन लेके आप निपटा सकते हो। तो ये 3 कॉमन आके ये वाला 3 गया। अब जो c की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू पता है। वेरिएबल तो इधर भी 3 थे, लेकिन वैल्यू पता थी मेरे को। तो एलसीएम ले लो और a की वैल्यू निकाल लो d के टर्म्स में। इधर ही लिख देता हूँ भाई, a इक्वल टू एलसीएम लोगे 2d माइनस 3d, तो माइनस d/2 हो जाएगी आपकी ये वैल्यू। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर कितनी भाई 2, है ना। अब मैं यहाँ पे भी कमाल धमाल दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे a की वैल्यू पता चल गई। अब मैं जो उसको होल्ड पे पटका हुआ था, अब मैं इसका सोल्यूशन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसको होल्ड से हटा देते हैं अपन। तो चलो भाई, अब इधर भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। पहले तो बी वाला बंदा बी से सॉल्व हो रहा है, तो बी को उधर ले आओ, 2a को उधर ले आते हैं। तो 2d माइनस 2a इक्वल टू में 4b माइनस b हो जाएगा 3b। यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना उधर पुट करेंगे, तो 2d और माइनस माइनस प्लस का 2d/2, है ना। 2 से 2 गया इक्वल टू में 3b, d और 2d मिल के हो गया 3d इक्वल टू में 3b है ये, ठीक है ना भाई। एक मिनट, 3b है, ठीक है भाई। 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब b इक्वल टू d मिल गया। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। और कुछ बचा निकालने के लिए नहीं, वैसे एक चीज ये बची हुई है, ये दोनों। तो इसको भी देख लेते हैं क्या मिलता है। वैसे कुछ निकालने की जरूरत है नहीं हम, लेकिन फिर भी देखते तो ये कहानी है क्या। तो 3b प्लस 4d इक्वल टू में 2c प्लस 4d, है ना। तो 4d से 4d गया, 3b इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2c, मतलब b इक्वल टू में 2c/3। अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू रख दूं इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि कितनी थी, c की वैल्यू है मेरे पास 3d बाय कितना भाई 2, 2 से 2 जाएगा, 3 से 3
मतलब b इक्वल टू डी मिल गया, तो उधर से भी तो b इक्वल टू डी मिला था क्वेश्चन नंबर 3 में, आया ना। तो वही चीज इधर मिली है, कुछ नया नहीं मिला। अब आते हैं अपन इधर, देखो मैंने सारी वैल्यूज को d के टर्म्स में निकाला, c की वैल्यू भी d के टर्म्स में आई, a की वैल्यू जो आई है ना वो भी d के टर्म्स में आई, और b की जो वैल्यू है ना वो भी d के टर्म्स में आई। उसको देख लो या इसको देख लो, दोनों चीजें सेम है। तो सारी चीजें d में आ गई। अब देखो क्या कमाल होता है। तो हमारा क्वेश्चन में ये पूछा गया था भाई a माइनस डी अपॉन में कितना 3b माइनस सी। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू d के टर्म में क्या निकली हमारी माइनस डी बाई टू, इधर माइनस डी बाई टू पुट करा मैंने, और माइनस डी ऑलरेडी था, डी को नहीं छेड़ना, डी को तो अपन को रखना है। फिर b की वैल्यू d के टर्म्स में, b इक्वल टू डी है, तो b की प्लेस में d हो जाएगा, माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है हमारी 3d बाई टू, तो c की वैल्यू और पुट कर देते हैं 3d बाई टू। बस एलसीएम ले लो, ऊपर सॉल्व करेंगे तो माइनस 2d और माइनस डी मिल गए माइनस का 3d बाई टू, और अपॉन में 2 3 जा 6 और 6 माइनस 3 3d बाई, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये 2 से 2 गया और 3 से 3d गया, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -1। इसीलिए मैंने किसी एक वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर ली सारी इक्वेशंस, तो फिर डी बचा और डी से डी तो कैंसिल आउट होना ही पड़ेगा कभी इसमें ना। अगली बात समझ में। तो कभी कभी वैल्यूज नहीं मिलती तो घबराना नहीं है, किसी एक वेरिएबल में अपने को कन्वर्ट कर देना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इधर? डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं होता, इसमें हो जाता। हाँ बिल्कुल, डिटरमिनेंट में मैंने मना कर दिया था, कंपैरिजन नहीं करना है, उससे रूट लेस हो जाते हैं, बोला था अपन ने। इसमें कंपेयर ही होता है, इसमें और कोई इलाज ही नहीं है ना। उसमें कंपेयर करना नहीं है डिटरमिनेंट पे, क्योंकि उससे रूट लेस हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन कराया भी था मैंने उसका, वो एडिशन वाली प्रॉपर्टी थी ना वहां पे। बस दो बात अलग है, उसके अपन ने अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए थे, डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स से चालू किया अपन ने, ठीक है ना। तो कोई बंदा अगर जी डिटरमिनेंट के वीडियो एक्सेस देख रहा हो मेरे, तो वो अभी मिलेंगे नहीं, है ना। कैपिटल ए इक्वल टू में पी क्यू 01, ठीक है ना। देन शो दैट ए की पावर 8 इक्वल टू में पी की पावर 8 क्यू इंटू में पी की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में पी माइनस 1 0 1। ट्वेल्थ में जो आपके क्वेश्चन होते हैं इस पैटर्न के, वो मैथमेटिकल इंडक्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं और इस मेथड से भी हो जाते हैं। तो अपन मैथमेटिकल इंडक्शन पे नहीं करेंगे, अपन ये वाली मेथड से करेंगे, ये वाले क्वेश्चन, है ना। तो ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा सिंपल होते हैं, अपन थोड़े टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन वाली जो मेथड है ना, वो थोड़ी सी बोरिंग लगती है, ये बढ़िया होती है। तो देखें, तो अब जो क्वेश्चन है ना, ये पावर ज्यादा वाले क्वेश्चन है। तो इनमें क्या करना होता है, इनमें पहले अपन ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे, फिर बाकी चीजें सिमिलरली करके अपन ए की पावर 8 को निकाल लेंगे, है ना। तो आपको ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना है, बाकी चीजें सिमिलरली करके अपन लोग निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे करना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, जिसको मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, है ना। ए कितना है आपका पी क्यू 01, और अगेन ए कितना है आपका पी क्यू 01, है ना। अब हम क्या करेंगे इनका इंटू, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो पी का पी में करेंगे पी स्क्वायर, और क्यू का 0 में तो 0, है ना। तो 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लिखना हो तो लिख दो। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो पी का क्यू में किया तो पी क्यू, और क्यू का 1 में करेंगे तो क्यू हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे अब सेकंड रो की बात करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो क्यू का पी में 0 और 1 का 0 में 0, तो 0 प्लस 0 0, और 0 का क्यू में तो 0 और 1 का 1 में तो 1, ये मिलेगा आपको क्या भाई ए स्क्वायर, है ना। इसको आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ से आप क्यू कॉमन ले सकते हैं, उससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आगे भविष्य में होने क्या वाला है ना। तो क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये आपको 1 प्लस पी दे देगा, और ये 0 1 ऐसे ही कैसा, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, अब ए क्यूब निकालते हैं अपन लोग। तो ए क्यूब जो है ना, उसको अपन लोग लिख सकते हैं या तो ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, जो भी आपको बेटर लगे वो आप लिख दो। तो मैंने ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिया, है ना। ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में थ्योरी पढ़ाई भी थी। तो कैपिटल ए की जो वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में दी हुई है पी क्यू 01, और जस्ट मैंने अभी ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर जो आया था वो कितना आया भाई पी स्क्वायर, और क्यू कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस पी, और यहाँ पे 0 1 ऑलरेडी है। इधर फिर से अगेन इनटू करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ए की पावर 8 तक लेके जाऊंगा, नहीं, मैं बस ए क्यूब तक लेके जाऊंगा, उसके बाद सिमिलरली करके अपन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सिमिलरली करके ए की पावर 8 लिख देंगे,
यही फायदा होता है इस मेथड का, बस ए क्यूब तक ही निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो पी का पी स्क्वायर में करेंगे पी क्यूब, और क्यू का जीरो में जीरो तो लिखते ही नहीं है। इधर फर्स्ट रो का आप सेकंड कॉलम में तो पी का इसमें इंटू करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कि भाई पी क्यू इंटू में 1 प्लस पी, इसमें इंटू करा पी का तो यही मिलेगा, और क्यू का 1 में करेंगे तो क्यू मिल जाएगा, तो प्लस क्यू ही हो गया अलग से, है ना। ये हो गया फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू, तो ये मिला। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो जीरो, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो जीरो का 1 में, इसमें जीरो और 1 का 1 में 1, ये मिल जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इधर से क्यू कॉमन ले लूंगा, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लूंगा। सर डायरेक्ट ए स्क्वायर का स्क्वायर क्यों नहीं किया सर? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाता है, ए की पावर 4 कर देते। मुझे पावर 4 कब निकालना है, पहले क्यूब निकालोगे कि नहीं निकालोगे, क्या पावर 4 में ही जाओगे? मैं डायरेक्टली पावर 8 नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर मान लो पावर 2008 होती तो क्या तुम डायरेक्टली 2008 निकाल लेते क्या भाई, बताओ क्यों दीपराज? अगर वो डायरेक्टली 2008 पूछ लेता तो तुम 2008 निकाल लेते पावर, क्या ए की पावर 2008? नो सर, नहीं समझे ना, तो मैं यहाँ पर सिमिलरली करके निकालूंगा, मैं डायरेक्ट पावर 8 तक नहीं जा रहा हूँ, तुम डायरेक्टली पावर 8 पे जाने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि उससे हो तो जाएगा, लेकिन मैं वो मेथड बताऊंगा जो हर क्वेश्चन में लग जाए, समझ गए ना। तो क्यू कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ बचेगा पी, पी का अंदर इंटू करेंगे तो पी प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ से क्यू गया तो 1 बचा, जिसको मैं थोड़ा अरेंज करके 1 प्लस पी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आप सॉल्व कर लेना आराम से, यही आएगा, है ना। और 0 1 ऐसे ही क्या था। अब आपने क्या देखा, अब आपने ऐसा क्या देखा कि आप डायरेक्टली ए की पावर 8 लिख सकते हो, सिमिलरली करके लिखेंगे अपन लोग, सिमिलरली कैसे आएगा ए की पावर 8, तो कंपेयर देखेंगे, ए में जो आया वो था पी, ये पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखो, ए स्क्वायर में आया पी स्क्वायर और ए क्यूब में आया पी क्यूब, तो ए में ए की पावर 1 में कितना था पी था, ए स्क्वायर में कितना था पी स्क्वायर था, ए क्यूब में कितना बना पी क्यूब, तो ए की पावर 8 में ऑब्वियसली ये पी की पावर 8 बनेगा, ऐसे करना है ना। इसके बाद में ये वाले एलिमेंट को देखते हैं, ये वाले, जब ए था तो क्यू अकेला था, है ना, जब ए स्क्वायर हुआ तो क्यू के अंदर 1 प्लस पी हो गया, क्या हो गया भाई 1 प्लस पी, जब ए क्यूब निकाला मैंने तो क्यू के इंटू में 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया। पहले क्या था, आप इसको देखो ध्यान से, ये क्यू ब्रैकेट में आप 1 लिख सकते हो इसमें अकेला, है ना, क्यू अकेले को आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में 1 अकेला लिख सकते हो, तो पहले क्यू इंटू 1 था, फिर क्यू के अंदर ए स्क्वायर में 1 प्लस पी हो गया, फिर ए क्यूब में क्यू के अंदर 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया, तो पावर 8 में क्या हो रहा होगा, क्यू तो बाहर हो गई, आपको यहाँ पे मिल रहा होगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन पी की पावर 7 तक गया होगा, क्योंकि देखो 3 था तो पावर 2 मतलब 3 टर्म्स आए, यानी कि पावर 2 तक गया, तो एक काम करो, 3 था तो एक कम पावर आई, 2 था तो 1 पावर तक गया, और 1 था तो पी की पावर 0 रहा होगा तभी तो 1 बना ना, तो मतलब एक कम पावर तक जा रहा है, ठीक है कि नहीं, तो ये पी की पावर 7 तक जाएगा, पी ए की पावर 8 में, और सेकंड रो जो है ना वो सब में सेम थी, 0 1 0 1 0 1 0 1 सब में सेम है, तो इधर भी 0 1 वैसी की वैसी आ जाएगी, है ना। बस अपन को कुछ नहीं करना, ये चीज जो है ना आपको जीपी दिख रही होगी, जीपी, जीपी में या तो जीपी के सम ऑफ एंटम वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर वो सम ऑफ एंटम का एक और एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एल आर माइनस ए लगाओ, वो सिंपल पड़ेगा, तो एल आर माइनस ए याद है ना, तो एल कितना है अपना पी की पावर 7, आर कितना है T2 अपॉन T1 से P एल आर हो गया, ये माइनस ए कितना है 1 और अपॉन में R माइनस 1, और इधर तो 1 है ही, इधर 0 है ही, बस इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको वही चीज मिल जाएगी जो प्रूफ करना है, तो P की पावर 7 इंटू पी मिलकर हो जाएगा ये P की पावर 8, तो देख लो यहाँ पे भी P की पावर 8 ही चाहिए। आ गया समझ में या फिर कोई कंफ्यूजन है? अरे आ गया समझ में या कोई कंफ्यूजन है? आ गया सर। ठीक है, कर लो फटाफट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ ए क्यूब इक्वल टू में 8 minus 57 0 27 find upper triangular matrix A कैपिटल, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें दिया है ए क्यू इक्वल टू में 8 माइनस 57 0 27, हमें निकालना है भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल ए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है अपन लोगों ने पढ़ ही लिया था भाई थ्योरी में, और कितने क्रॉस कितने का बनेगा ये तो आपको ए क्यूब ही बता देगा। तो जितने क्रॉस जितने का ए क्यूब है उतने ही क्रॉस उतने का हमारा कैपिटल ए होगा। उसका ऑर्डर तो चेंज होता नहीं है पावर बढ़ाने पे, ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया। ए की पावर 8 में 2 क्रॉस 2 का था ए, तो ए स्क्वायर भी 2 क्रॉस 2 का आया, ए क्यूब भी 2 क्रॉस 2 का आया, और ए की पावर 8 भी 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भी वैसी कहानी है, अगर ए क्यूब 2 क्रॉस 2 का है तो कैपिटल ए भी हमारा 2 क्रॉस 2 का ही होगा, जो मुझे को अपने मन से लैड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला कि ये अपर ट्रायंगुलर है, तो अपर ट्रायंगुलर में आप जानती हो कि डायगोनल के ऊपर ट्रायंगुलर बनता है भाई, है ना। ये वाला एलिमेंट 0 होगा, बाकी ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे हमें नहीं पता, तो हम इनको अपने मन से लैड कर लेते हैं, कुछ भी जो भी आप चाहो। तो मैं इनको मान लेता हूँ ए बी सी, या फिर आप चाहो तो एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैंने इनको ए बी सी ले लिया, तो ये हो गया हमारा कैपिटल है, जो कि अपर ट्रायंगुलर है, दिख भी रहा होगा, है ना। तो ट्रायंगुलर जो है वो अपर है, ये वाली चीज 0 होनी चाहिए। ए बी सी में से कोई भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी, वो अपन बाद में निपटेंगे। तो पहले मैं निकालूंगा इनका ए क्यूब, फिर ए क्यूब को उससे कंपेयर कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ए क्यूब निकालते हैं। तो ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए लिख देंगे। ए कितना है हमारा भाई, ए बी सी 0 सी, और अगेन ए, तो ए बी 0 सी, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ए स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है, ए का ए स्क्वायर, बी का 0 में 0। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो ए का बी में करेंगे ए बी, और बी का सी में करेंगे तो बी। ये फर्स्ट रो की कहानी खत्म। अब सेकंड रो की बात करेंगे, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 0 का ए में 0, सी का 0 में 0, मतलब 0 आएगा। और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो ऑब्वियसली ये सी स्क्वायर दे देगा, तो ये आपको मिल गया ए स्क्वायर। अब बारी है किसकी, ए क्यूब की। तो ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हैं, है ना। तो ए की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में मतलब हमने जो लेट किया था वो है ए बी 0 सी, और ए स्क्वायर की हमने जो वैल्यू है जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाली वो ये रही, जो कि है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, और 0 और सी स्क्वायर, इनका इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है ए क्यूब, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो ए का इसमें इंटू होगा पूरे में, तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, ए का इसमें इंटू कर दिया, और बी का सी स्क्वायर में करेंगे तो बी सी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 दे देगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये दे देगा आपको सी क्यूब। अब ए क्यूब की जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसको अपन लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ये ए क्यूब चल रहा है, तो ए क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 8 माइनस 57 और 0 और 27, बस इनको कंपेयर कर लो। पहले ए को और सी को कंपेयर कर लेते हैं, तो 8 इक्वल टू में हो जाएगा ए क्यूब, तो क्लियरली दिख रहा है ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो है ना 27 इक्वल टू में हो जाएगा सी क्यूब, मतलब सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। और लास्ट कंपेरिजन इससे हो जाएगा, तो माइनस 57 इक्वल टू में ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी और प्लस कितना भाई बी सी स्क्वायर। यहाँ पे आप ए और सी की वैल्यू पुट कर दें, तो जो ए की वैल्यू है वो मेरी कितनी है भाई 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4b, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2, सी की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा 6b, 2 6 6b। यहाँ पे भी ऐसे ही कहता है, और सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9, तो 9 हो जाएगा 9b। तो इनको ऐड कर लो भाई, ये कितना कितना दे रहा है, तो 6 और 4 10, और 10 और 9 19b, और 19 3 का कितना होता है 57, तो b की वैल्यू हो गई -3। मतलब मेरा जो कैपिटल ए है ना वो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आप सबकी वैल्यू रख दें ए बी और सी की, तो कैपिटल मतलब स्मॉल ए की जो वैल्यू आई मेरी वो कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है -3,
और ये तो 0 है ही, फिक्स है। और c की जो वैल्यू है 3, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उसने कैपिटल ए फाइंड आउट करने का बोला था और मैंने ये निकाल दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर लिख रहे हैं थोड़ा सा। अरे वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहे हैं, लिख लेना भाई, क्या दिक्कत है? ज्यादा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? गर्मी तो अपनी चरम सीमा पे है ही भाई, पसीने में नहा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैपिटल ए इक्वल टू है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, then show that capital A is a root of polynomial f of x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। रूट की जगह पे 0 लिखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और आज डिटर्मिनेंट की शीट सॉल्व कर लेंगे अपन लोग 2:30 बजे, है ना? कल मैं थोड़ा डाउट सॉल्व नहीं करा पाया। किसने कर ली वैसे? पूरी किसकी हो गई? क्यों, किसी की नहीं हुई? बहुत बढ़िया, तो फिर आज होगी, बस आज के बाद डाउट नहीं पूछ पाओगे आप लोग डिटर्मिनेंट के। करो, निपटाओ, वही शाम तक निपटा पाओ 2:30 बजे तक। नहीं निपटा पाओगे तो अब डाउट नहीं होंगे इसके। स्ट्रेटली चलूंगा तभी तुम लोग करोगे भाई। अगर तुम लोगों को तो छूट दे दो तो पता चला कि महीने महीने बर्बाद ये वाले काम हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होते हैं भाई। ठीक है भाई, तो जीरो मतलब ये है कि अगर यदि मैं एक्स की जगह सर पे कैपिटल ए रख दूं। एनडीए का आ गया फॉर्म। फॉर्म आ गया? ठीक है, तो भर दो। एनडीए का रिटर्न तो निकल ही जाएगा, उसमें तो नो डाउट भाई, है ना? सिंपल ही होता है पेपर, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं दिया था संडे को भाई, एनडीए वाला? तो हम सब लेट ही हो गए थे उधर से आते रात मंडे में घूम रहे थे, मतलब बाहर टहलने गए थे। चलो अगले संडे को देना, नेक्स्ट संडे को है, संडे को नहीं है, ठीक है ना? दौड़ने गए थे। एनडीए का पेपर देना है तो दो ना भाई, एनडीए वाले बैच में मैं ऐड कर दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो देखो आगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है, उसने बोला कि प्रूफ करो कि भाई जो कैपिटल ए है ना वो इसका 0 है। तो 0 का मतलब एक्स की यहाँ पे ए रखने पे 0 आना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब मैं एक्स की प्लेस पे ए रखूंगा तो ध्यान से सुनना क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये -4a हो जाएगा। मैट्रिक्स में जब भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट अकेला नहीं होता, उसके साथ में आई आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। आई कहां से पैदा हो गया मैं बता रहा हूं कि मैट्रिक्स में अकेला कांस्टेंट आपको कभी भी नहीं दिखेगा। अगर कांस्टेंट है तो उसके इनटू में आपको आई लिखना है, नहीं लिखा तो आपको लिखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो मैं लिखूं 1 2 5 1, है ना, मैं लिखूं -5, आप इसको सॉल्व कर लोगे क्या? नहीं भाई, आपको इसके इनटू में 1 लिखना पड़ेगा, और 1 मतलब कौन? आई, है ना? फिर आई को आप क्या लिख दोगे? वही 1 0 0 1, अब सॉल्व हो जाएगा। ये अकेला 5 थोड़ी ना सॉल्व होता। बात समझ में आई? बस ये क्वेश्चन लिखवाने का वजह मेरी यही थी, और कोई वजह नहीं है। और इसका जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, यानी कि सारे नल मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे बस, बाकी सब तो मेरे को पता ही है, उठा के यहाँ रखना है, और इसको सॉल्व करने पे मेरे को 0 मिलना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। तो ए स्क्वायर निकाल लो सबसे पहले, तो ए स्क्वायर हो जाएगा भाई ए इंटू ए। प्रूफ करना है कि 0 होना चाहिए, तो एक्स की प्लेस में मैंने ए लिख दिया। तो जब भी मैट्रिक्स में अपन लोग लिख रहे हैं कोई चीज तो कांस्टेंट को आई लिखना है, ध्यान रखना आप लोगों को, है ना भाई? तो ए कितना है आपका? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, अगेन वही ए 1 2 2 2 1 2
और 2 2 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 into 1 1 2 2 the 4 2 2 the 4 4 4 8 और 1 9 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं 9 लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना भाई। अब इधर करेंगे तो 1 का 2 में 2 2 का 1 में 2 2 2 4 2 2 4 और 4 8 आएगा ये, ठीक है ना। ये भी 8 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 9 8 और 8 8 9 ये आपको मिलने वाला है। चाहो तो चेक करके देख लो, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इनका मल्टीप्लाई यही आएगा, मेरे को तो दिख गया था क्योंकि सिमेट्रिक था इसलिए मैंने लिख दिया। एक जैसी तो है मल्टीप्लाई, देखो चाहो तो चेक करके देख लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे को ए स्क्वायर मिल गया, तो अपने को ये उठा के यहाँ पे रखना है। कहाँ पे भाई? एफ ऑफ ए इक्वल टू में क्या है अपना? ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस कितना भाई? 5 माइनस कितना? 5 भाई। तो ए स्क्वायर है मेरे पास में कितना भाई? 9 8 8 ना, 8 9 8 और 8 8 9, ये ए स्क्वायर हो गया। तो माइनस 4 इंटू में कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कितना है अपने पास में? 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 और माइनस 5 आई। तो मैं आई को बाद में लिख लेता हूँ, अभी इनसे निपट लेते हैं अपन लोग, है ना। इनको सॉल्व कर लो। 4 का 1 में करोगे कितना मिलेगा आपको? 4 और 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 4 2 8 8 माइनस 8 0, है ना। 4 2 अगेन 8 8 माइनस 8 0 8 माइनस ये भी 8 0 हो जाएगा। 9 माइनस 4 1 जा 4 और 9 माइनस 4 ये 5 हो जाएगा। ये 0 0 0 और ये 5 मिल जाएगा। अब 5 आई से निपट लेते हैं, है ना। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे ईच एलिमेंट से, तो 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 जो कि कितना है? आई है ना। आई को फालतू में आई लिखे यहाँ पे, ये हो जाएगा 5i और वो माइनस 5i है ही, तो 5i माइनस 5i कितना हो जाएगा? ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो प्रूफ हो गया कि भाई कैपिटल ए जो है ना वो इस पॉलिनोमियल का क्या है भाई? वो जीरोस है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है? आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। कल अपन को पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो कल डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। फिर कुछ अपन को स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पढ़ना है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में वो आते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो डाउट में ही पूछ लेना ना 2:30 बजे। नहीं, इसी का है, इसी के मैट्रिक्स का वो डीपीपी सॉल्व कर रहे थे। हाँ तो शाम को पूछ लेना। अभी मेरे पास डीपीएस नहीं है ना, डीपीएस ही नहीं है, डीपीएस निकालनी पड़ेगी। अरे हम वीडियो में देखना है। एक क्वेश्चन बस बता दो प्लीज। तो कोई 1 मिनट जरा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, फिर उसके बाद में दिखाते रहो।